नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल से देश में अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश ने राज्य को अनलॉक करने की सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश 8 जून से खुल जाएगा। सीधे कांटेक्ट में आने वाले रोजगारों को भी ऑक्सीजन मिलने वाली है, क्योंकि सलून से लेकर रेस्टोरेंट तक, कैब से लेकर ई रिक्शा तक अब कल से सब कुछ खुल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो तारीख नोट कर लीजिए। 8 जून से अनलॉक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तकरीबन सब कुछ खुलने जा रहा है, सैलून से लेकर सुपरमार्केट तक। उत्तर प्रदेश में 8 जून से होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हम इस वक्त लखनऊ के सिनेपोलिस मॉल के बाहर मौजूद हैं और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त इस मॉल को बंद हुए हो गया है। 8 जून से ये मॉल सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स के साथ खोला जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं। बिना किसी देर के देखिए लिस्ट कि क्या क्या खुल रहा है। 8 जून से खुल जाएंगे होटल और रेस्तरां, खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे पार्क, खेल परिसर और स्टेडियम। सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें, टैक्सी, कैब और ई रिक्शा भी चलेंगे। शर्तों के साथ प्राइवेट बसें भी दौड़ेंगी। 30 लोगों तक के लिए खुलेंगे बारात घर। फल और सब्जी मंडी सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यूपी में खुले रहेंगे सैलून। सरकारी कार्यालयों में 100% होगी उपस्थिति। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ शर्तें जुड़ी हैं। जैसे सरकारी दफ्तर में सभी कर्मचारी आएंगे लेकिन शिफ्ट में। टैक्सियां दौड़ेंगी लेकिन ड्राइवर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा। सैलून खुलेंगे लेकिन एक तौलिया एक बार ही इस्तेमाल होगा। बार्बर को मास्क पहनना ही पड़ेगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में कल से काफ़ी कुछ खुल रहा है। 8 तारीख से सब कुछ खुल जाएगा। लिए चलते हैं आपको राजस्थान। राजस्थान भी कल से खुल रहा है कुछ शर्तों के साथ। तो कल जब राजस्थान खुलेगा तो आपके लिए क्या क्या खुलेगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो अब तक जिस पर पाबंदी लगाई गई थी वो आप देख सकते हैं। तो सरकारी दफ्तर कल से पूरी तरह से खुल जाएंगे। राजस्थान सरकार ने कहा है कि निजी ऑफिसेज जो हैं, निजी कंपनीज जो हैं वो भी खुल जाएंगी। आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं यानी कि व्यावसायिक वाहन हैं वो कल से चलने शुरू हो जाएंगे। इसमें बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा ये सब कुछ चलनी शुरू हो जाएगी। आवाजाही राजस्थान में कल से पूरी तरह से शुरू हो रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। राजस्थान सरकार के पर्यटन स्थलों का सन्नाटा कल से टूटेगा। सरकार ने पर्यटन स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। ये सन्नाटा पसरा हुआ था। पिछले 22 मार्च से राजस्थान के सारे पर्यटन स्थल बंद पड़े हुए हैं। सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि इनको धीरे धीरे अब खोला जाएगा। हालांकि 1 जून से सरकार का आदेश है खोलने का, लेकिन जनता के लिए सोमवार नहीं बल्कि मंगलवार से 2 जून से इसे खोला जाएगा। 1 जून को यहाँ पर बाहर में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। 2 जून से खोला जाएगा। सप्ताह में 4 दिन खोला जा रहा है। मंगलवार, बुधवार को फिर छुट्टी, गुरुवार, शुक्रवार को छुट्टी, फिर शनिवार और रविवार उसमें भी सुबह की पारी में ही खोला जाएगा पहले सप्ताह में। और सरकार ने बढ़ावा देने के लिए कि लोग पर्यटन स्थलों पर आए, डरे नहीं, इसके लिए पहले सप्ताह में निःशुल्क रखा है कि जो भी यहाँ घूमने आएगा उसे उसके टिकट नहीं लिया जाएगा। तीसरे सप्ताह में से आधे शुल्क लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
लेकिन इसके लिए भी एक गाइडलाइन बनाया गया है कि एक मॉन्यूमेंट में एक साथ 5 लोग से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे और 5 लोग जब अंदर जाएंगे तो 5 मिनट बाद ही दूसरे लोग अंदर जा पाएंगे। इसके अलावा रात्रिकालीन जो टूरिज्म था वो बंद रहेगा, लाइट एंड शो साउंड जो है था वो बंद रहेगा, सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम सुबह शाम और दोपहर किया जाएगा। इसके अलावा जो मास्क पहने रहेंगे लोग वही एंट्री लेंगे, जो सैनिटाइजर रखा रहेगा, जो अंदर जाएंगे उन्हें हाथ सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। इस तरह की एक पूरा गाइडलाइन तय किया गया है और उसके बाद भी जब टिकट लगना शुरू होगा उसके बाद भी सरकार बढ़ावा देगी ऑनलाइन टिकटिंग का। तो एक अच्छी बात है कि कल से जो पर्यटन स्थल हैं राजस्थान के खुल रहे हैं, लोग देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ आकर राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स और पर्यटन स्थलों को निहार सकेंगे। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी कल से खुल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि मुंबई जो है वो जबरदस्त प्रभावित है, तो 3 जून से क्या क्या इजाजत मिली है देखिए। साइकिलिंग, मतलब आप साइकिल चला सकेंगे, साइकिल से आ जा सकेंगे, जॉगिंग कर सकेंगे। सुबह अगर घर के आपके आसपास कोई पार्क है वहां जा सकते हैं, सड़कों पर जॉगिंग कर सकते हैं। मॉल कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार 5 जून से खुल जाएंगे। जरूरी सेवाओं के लिए ऑटो और टैक्सी आपको 5 जून से मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको इंतजार करना होगा। निजी दफ्तर जो ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, 10% उनके कर्मचारी जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आ सकेंगे, लेकिन ये 8 जून से होगा। 8 जून से पहले प्राइवेट ऑफिसेज नहीं खोल पाएंगे और पूरी फुल स्ट्रेंथ नहीं, सिर्फ आपको 10% लोगों के साथ काम करना होगा। मतलब यह हुआ कि वैसे तो लॉकडाउन 5 जो है वो 30 जून तक जारी रहेगा। इसे हम अनलॉक 1 भी कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज आधी रात से ये गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। इन गाइडलाइंस में प्रदेश सरकारों को अधिकार और ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। अब ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश चाहे तो अपनी मर्जी से खोल दे, चाहे तो सख्ती करे, चाहे तो ढील दे। ये मंजर सदा सदा के लिए आपके, हमारे, हम सब के ज़हन में रच बस गया है। लेकिन कल से बहुत कुछ वैसा होने वाला है जैसा पहले थे, जिसे देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं। जून की पहली तारीख से पटरी पर लौटेगा आपका जीवन। गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। कर्फ्यू में मिलेगी राहत, यात्रा पाबंदी हटेगी, खुल जाएंगी दुकानें, खुलेंगी कंपनियां। लॉकडाउन 5.0 30 जून तक बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ है अनलॉक 1। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाला कर्फ्यू में अब 2 घंटे की ढील दी गई है। अब कर्फ्यू रात 9 बजे से लगा करेगा। लॉकडाउन 5 में राज्यों को ज्यादातर अधिकार है। उन्हें फैसला लेना है कि दुकानों में से किस किस तरह की दुकानें खुलेंगी, किन किन कंपनियों में काम शुरू होगा, राज्यों के साथ कौन सी सीमाएं खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। जरूरी भी था अनलॉक। कब तक देश ठप रहता? कोरोना आज की हकीकत है, इसी के साथ जीना है, बस सतर्क रहना है। 8 जून से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुल जाएंगे मॉल। जो चीजें कल से नहीं खुल रही हैं या यूं कहें कि जून तक बंद रहेंगी, वो है सैलून, सिनेमा हॉल, मेट्रो सेवा, बसें और स्कूल कॉलेज। इन सब पर फैसला राज्य सरकारों को लेना है। कुछ फैसले राज्य सरकारों को एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाते हुए लेने हैं। मसलन एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा सील करना या खोलना। वैसे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। नई गाइडलाइन लागू होने से पहले भी वहां सीमा पर अफरा तफरी है।
गुरुग्राम सीमा खोलने को राजी नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस जो है, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पर हर एक शख्स का पासेस जो है वो देख रही हैं। पीछे की तरफ मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। पीछे आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात हैं। इधर आप देखिए ये गुरुग्राम पुलिस है और यहाँ पर चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। लगातार हर एक गाड़ी को, जो भी गाड़ी आ रही है उनको चेक किया जा रहा है, उनके पासेस जो है वो उनसे पूछा जा रहा है। इस तरह के टकराव भी सामने आएंगे। सामने आ सकता है कोरोना के मरीजों में तेज इजाफा। हालांकि सरकार इसे लेकर सतर्क है, इसलिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती 30 जून तक जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और साथ ही लोगों से पहले के मुकाबले ज्यादा सावधान रहने की अपील भी की। और नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि अब बाजार, रोजगार, परिवहन, पूरा देश खुल रहा है। उन्होंने लॉकडाउन की कुछ प्रेरक कहानियां भी सुनाई। अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना। लॉकडाउन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए देश से मुखातिब हुए। जोश और उत्साह की कमी उनमें यूं भी नहीं रहती, लेकिन बदले वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वो इस बार कई सपने भी सजा कर आए। उनकी दूरदृष्टि आपदा में अवसर को देख रही थी। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। जिस तरह चीन से कंपनियां धड़ाधड़ अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, भारत उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि स्किल में भारत भले ही पीछे हो, लेकिन साख में बुलंदी पर है। यही मौका है जब देश की इकोनॉमी को कोरोना की मार से निकालकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए, खासकर तब जब कोरोना संकट के बीच इस बात के अच्छे संकेत मिले हैं कि देश का सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। प्रधानमंत्री ने भी खुद इसका जिक्र किया है। हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। और ज्यादा सतर्क। प्रधानमंत्री के मन की बात का यह एपिसोड भारत के अनलॉक होने के ठीक एक दिन पहले आया है। आपको पता है कल से बहुत कुछ खुल जाएगा। खुल तो बहुत कुछ गया है लॉकडाउन 4 में भी, चूंकि अब लोग घर से निकलेंगे, काम पर जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, रौनक लौटेगी, लेकिन खतरा कम नहीं है। 2 गज की दूरी बनानी शायद मुमकिन ना हो, लेकिन प्रधान सेवक चाहते हैं कि लोग एहतियात पूरा बरतें। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। लॉकडाउन का वक्त बहुत भारी गुजरा है। मजदूरों के पलायन की पीड़ा सबने महसूस की है, लेकिन जो नहीं दिखा वो है तनाव। घरों में कैद लोगों में मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा है। इसे दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री के पास एक सुझाव है। वास्तव में इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है, बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया। प्रधानमंत्री के मन की बात मन को छूती गई। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के कई नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। हर कोई रोग से योग की तरफ जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और तन मन को दुरुस्त रखने के लिए ये अच्छा विकल्प है। तो प्रधानमंत्री की बात सुनिए और कोरोना काल में भी योग को चुनिए। आज तक ब्यूरो। भारतवासियों की उपलब्धि। दिल्ली में बिजली पानी पर सब्सिडी बांटने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार को अब अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लाले पड़े हुए हैं। जी हां, ये बात खुद
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ने केंद्र से मदद की गुहार भी लगाई है। तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से केंद्र से मिले पैसों का हिसाब मांग लिया है। विधानसभा चुनाव के समय दिलदार बनी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार कोरोना संकट में हाँफने लगी है। सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी तक देने के पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज मीडिया के सामने आए और अपने जमा खर्च का हिसाब किताब खोल कर बैठ गए। मनीष सिसोदिया की माने तो दिल्ली सरकार को सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी देने और दफ्तरों का खर्च उठाने के लिए ही 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार के पास 2 महीने में टैक्स से 1000 करोड़ रुपए आए हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास कुल 1735 करोड़ रुपए ही आए हैं। ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7000 करोड़ रुपए की। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके, इसके लिए तुरंत 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके राज्य की खस्ता हालत के बारे में बताया। अपने ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा, मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि मांग की है। कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया। केजरीवाल ने लिखा, केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। इस वक्त देश की राजधानी के हालात बेहद चिंताजनक हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और दूसरी तरफ आर्थिक संकट का मसला। दिल्ली सरकार इन दोनों ही मामलों के बीच फंसी हुई है, लेकिन अब दिल्ली को अनलॉक करने का वक्त है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना वायरस से बचाव के साथ कैसे दिल्ली में छूट दी जाए। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया में घमासान मच गया है। उनके विरोधी पूछ रहे हैं कि पैसे नहीं हैं तो अखबारों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन क्यों जा रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली पानी के वादे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी भी केजरीवाल सरकार को घेर रही है। अब आप देखिए, सरकार के पास विज्ञापन देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया है, लेकिन वेतन देने के लिए अब ये बहाना बना रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने पहले शराब की कीमतों पर 70% वैट लगाया, फिर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी सभी राज्यों से ज्यादा इजाफा किया। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि उसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। बीजेपी अब पलटवार करते हुए केजरीवाल से उनके पूरे खर्चे बर्चे पर श्वेत पत्र की मांग कर रही है। अंकित यादव, दिल्ली, आज तक। भारत का पुराना दोस्त नेपाल तो ऐसा लगता है जैसे अब हठधर्मी पर उतर आया है। उसके जिस विवादित नक्शे पर भारत ने ऐतराज जताया था, आज उसी नक्शे का मसौदा नेपाल की सरकार ने अपनी संसद में पेश कर दिया। और यही नहीं, जो नेपाल भारत का दोस्त हुआ करता था और जो भारत नेपाल सीमा अब तक खुली हुई थी, अब वहां पर भी नेपाल नाकाबंदी करने वाला है। अब सिर्फ 20 नाकों से ही नेपाल में आने की इजाजत मिलेगी। अपने स्थापना काल से भारत का सबसे बड़ा दोस्त देश नेपाल, जहां सीमा पर कोई तार नहीं, दीवार नहीं, जहां आने जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत भी नहीं, ऐसा दोस्त देश अब भारत को आंख दिखा रहा है। भारत के ऐतराज के बावजूद आज नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश कर दिया। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है।
नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी कर रही है, जबकि नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जो रक्सौल के लोग और इधर बीरगंज के लोग, उनमें समानता, रोटी बेटी के रिलेशन है, इसीलिए हमें इस सीमा को जगेरना करना चाहिए। सेना में भी भारत की मानार्थ सेनापति, नेपाल के मानार्थ सेनापति होते हैं भारत की सेनापति, और नेपाल के सेनापति भारत के मानार्थ सेनापति होते हैं। नेपाल की पैतरेबाजी यहीं तक नहीं है, अब वो भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा पर पाबंदी भी लगाने जा रहा है। नेपाल ने तय किया है कि वो सिर्फ चुनिंदा 20 जगहों से ही भारत के लोगों को आने की इजाजत देगा। अब विदेशमा रहनुभएका, नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहनुभएका नागरिकहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै आउने त्यो प्रयोजनको लागि 20 वटा नाकाहरू तोकिएको छ, जुन राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेपाल सीमा की कौन कौन सी जगहों से आप लोगों को आने की इजाजत होगी। ये 20 नाके हैं: पशुपति नगर, काकड़भिट्टा, रानी, कुनौली, ठाडी, माहर, भिट्टामो, मंगलवा, गौर, बीरगंज, महेशपुर, बेलिया, तौली हवा, कृष्णा नगर, जमुना, सूरजपुर, गौरी फंटा, गड्ढा चौकी, झूला घाट और दार्जुला। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना भारत नेपाल संबंधों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति की वजह से नेपाल और भारत के संबंधों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच नेपाल ने भारत के साथ बेटी रोटी के संबंधों को सामाजिक तौर पर दूर करने का प्रयास भी किया है, जिसे दोनों देश के सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को देखते हुए कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।